नमस्कार, लीड इंडिया के इजी लीगल सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। आज हम बात करेंगे महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में। वैसे महिलाओं के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे कानून भी हैं, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से उन कानूनों का वो ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती। छोटे छोटे सेक्शन जो उनकी जो एफआईआर है या उनकी कंप्लेंट है उसको हल्का कर देती है, लाइटर कर देती हैं। आज इन्हीं सब विषयों को समझने के लिए हम बात करेंगे लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट सुभाष सिंह जी से, जो हमारे साथ आज मौजूद है। नमस्कार सर, आपका नमस्कार मैडम, थैंक यू सो मच। सर, महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं जिसमें कि ऐसा होता है, बहुत सारे टर्म है। सबसे पहले जो हम आम तौर पर सुनते हैं, जिसमें सबसे पहले हो जाता है स्टॉकिंग है, मॉलेस्टेशन है, ईव टीजिंग है और रेप है, यौन शोषण है। तो लेकिन जब कंप्लेंट लिखवाने एक लड़की जाती है तो उसको सही में समझ ही नहीं आता किस पे कौन से सेक्शन है, क्या सज़ा है या क्या प्रोविज़न है। तो इसके बारे में ये बताइए कि स्टॉकिंग क्या है। सबसे पहले तो यही एक आसान सा शब्द है जो बहुत होता है। स्टॉकिंग का मतलब होता है कि अगर आप महिला का पीछा कर रहे हैं तो उसको स्टॉकिंग बोला जाता है कि किसी भी महिला को अगर कोई भी व्यक्ति पीछा कर रहा हो, उसको चेज करने की कोशिश कर रहा हो, उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हो, तो ये स्टॉकिंग होता है। आईपीसी का सेक्शन 354 है जिसके तहत इसमें सजा हो सकती है, इसमें जो व्यक्ति है वो गिरफ्तार हो सकता है। और स्टॉकिंग एक बहुत बड़ा क्राइम है। आमतौर से हमने देखा है कि कई बार स्टॉकिंग करते करते ही लोग तेजाब फेंक देते हैं और बहुत ही संगीन अपराध कर देते हैं। तो कभी भी स्टॉकिंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए और उसकी शिकायत जरूर और जल्दी करानी चाहिए। मॉलेस्टेशन और ईव टीजिंग, ये दो वर्ड हैं। अगर मान लीजिए इसी तरह की कुछ घटनाएं हो तो ईव टीजिंग और मॉलेस्टेशन क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, थोड़ा इस पर बताएं। देखिए, मॉलेस्टेशन और ईव टीजिंग का मतलब हो गया कि अगर आप किसी लड़की को या महिला को मोलेस्ट कर रहे हैं, यानी उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और शारीरिक रूप से, और ईव टीजिंग हो गया कि आप उससे बातों से बोल करके आप उसको टीज कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, या उसको आप उसके साथ में ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि सही नहीं है एक महिला के सम्मान के लिए। ये फर्क होता है और ये दोनों ही अपराध की श्रेणी में है। 354 जो आईपीसी का सेक्शन है उसमें ABCD करके इसको अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है और हर श्रेणी में स्पेसिफिकली बताया गया है कि कब मोलेस्टेशन का सेक्शन लगेगा, उसमें A लगेगा, B लगेगा, C लगेगा, D लगेगा। ये अलग अलग तरीके से बताया गया। उसी सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 354 में ही ईव टीजिंग और मोलेस्टेशन भी है और ये भी एक संगीन अपराध है, नॉन बिलेबल ऑफेंस है। तो जैसे इसी तरह के दो सिमिलर वर्ड हैं जो बहुत ज़्यादा उठे भी थे। अभी हाल ही में कबड्डी खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। तो ये यौन शोषण या सेक्सुअल असॉल्ट, इन दोनों में कुछ अलग है या एक ही बात है, या फिर ये भी रेप की श्रेणी में ही आते हैं, रेप के समकक्ष? देखिए, रेप का जो डेफिनेशन होता है, रेप में माना जाता है कि उसमें इंटरकोर्स हुआ होना चाहिए। अगर इंटरकोर्स, पेनिट्रेशन अगर नहीं हुआ है, इंटरकोर्स अगर नहीं हुआ है तो वो रेप, अटेम्प्ट टू रेप हो सकता है लेकिन रेप नहीं हो सकता। तो इसमें ये है कि यौन शोषण हो गया। यौन शोषण का मतलब इंग्लिश में रेप ही बोलेंगे उसको। तो वो सिमिलर वर्ड है। अच्छा। खाली मोलेस्टेशन होना या मोलेस्ट कर दिया है या छेड़छाड़ किया हुआ, वो हमने अभी डिस्कस किया है ना। तो रेप और यौन शोषण तो एक ही है जिसके लिए आईपीसी का सेक्शन 376 है जो लगाया जाता है और इसमें 10 साल की सजा, कई बार उम्र कैद भी होता है। एक बार मुझे एक केस याद है, पुलिस के पास एक फरियादी पहुंची थी तो उसमें उसके साथ रेप ही हुआ था। लेकिन जब वो अपनी एफआईआर लिखवाने लगी तब पुलिस बार बार एक वर्ड लिखवाना चाह रही थी उससे, स्टेटमेंट लेते हुए कि मेरे साथ गलत काम हुआ। तो ऐसा क्या इंटेंशन होगी पुलिस की? क्या गलत काम और रेप दोनों अलग अलग है? इसमें कुछ डिफरेंस है? देखिए, मैं बताता हूँ। सपोज मान लीजिए आप एक घर की जिम्मेदारी संभालते हो और आपके घर में कुछ गलत हो जाता है तो घर का जो मुखिया होता है वो आके आपसे सवाल जवाब करता है। एक थाने का भी ज्यूरिसडिक्शन होता है। उस थाने के ज्यूरिसडिक्शन में अगर कोई बड़ा अपराध हो जाए तो जो मुखिया है पुलिस का, वो सवाल जवाब करता है कि आपके होते हुए इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया। तो पुलिस शब्दों का खेल खेलती है कि अगर कोई महिला गई तो उसके मुंह से सीधे सीधे नहीं निकलता है कि मेरा बलात्कार हुआ है या मेरा रेप हुआ है। वो गलत काम करती है, गलत चीज तरीके से छुआ, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है। पुलिस अगर ये स्टेटमेंट में लिखवाती है मेरे साथ गलत काम हुआ, गलत काम कुछ भी हो सकता है,
जो एफआईआर होता है उसके बाद पुलिस चार्जशीट प्रिपेयर करती है। गलत काम का इंटरप्रिटेशन वो ये भी कर सकती है कि कोई आया, महिला को कुछ अशब्द भाषा बोल दिया, चला गया। गलत चीज ये भी हो सकता है कि टच करके चला गया हो, और रेप भी गलत काम हो सकता है, गैंग रेप भी गलत काम हो सकता है। तो कई सारी चीजें, केवल गलत काम को जब डिफाइन करेंगे तो उसमें कई मायने निकल जाएंगे। तो इसीलिए जब कभी भी आप कोई कंप्लेंट या एफआईआर कराने के लिए जा रहे हैं तो उस समय वही शब्द इस्तेमाल करें जो कानूनी शब्द है, जो कानून के किताबों में है और जो घटित हुआ है। अगर आपके साथ में जबरदस्ती दो लोगों ने आपका हाथ पकड़ा है तो यही बोलना है कि दो लोगों ने जबरदस्ती हाथ पकड़ा था। अगर किसी ने आपके होठ को छूने की कोशिश की है तो बोलना है कि मेरे होठ को अपने हाथ से छुआ था, या कुछ भी जो हुआ है स्पेसिफिक बोलना चाहिए, और उसमें घबराना नहीं चाहिए। और यह भी ध्यान रखिए कि जब कभी भी इस तरीके से संबंधित ईव टीजिंग या मोलेस्टेशन या महिलाओं से जुड़े हुए जो भी अपराध होते हैं उसके लिए, उस कंप्लेंट को लेने के लिए थाने में महिला अधिकारी होती है, उसके सामने आपको ये सारा स्टेटमेंट देना होता है और आप कंफर्टेबली, आपको सारी बातें बतानी चाहिए। अगर महिला अधिकारी ना हो तो फिर वो ये मैंडेटरी है कि ड्यूटी ऑफिसर जो भी होंगे वो एक महिला और एक पुरुष होंगे। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं डरती हैं, उनकी पहचान ना चली जाए, समाज में बदनामी हो जाती है। मतलब रेप तो बहुत बड़ी बात है, वो कोशिश करती है कि टीजिंग, ईव टीजिंग इस तक की कंप्लेंट ना करें। तो क्या कोई ऐसा प्रोविजन है कि वो बिना पहचान बताए या फिर अपने घर से ही इस तरह की कंप्लेंट को दर्ज करा सकें? बिल्कुल ऐसा है, कोर्ट के डायरेक्शंस है इसमें कि जो भी रेप पीड़िता है उसका नाम उजागर नहीं हुआ। रेप पीड़िता का नाम कभी भी उजागर नहीं किया जाता है। नंबर 1 ये है। और नंबर 2 ये है कि जब आप जाते हो तो आपका एफआईआर हो गया, एफआईआर केवल आपको मिलेगा, ट्रायल कोर्ट में चल रहा है तो वहां पे नहीं पता चलना है, लोगों को पता चलेगा। पुलिस आपके पास आ रही है, हालांकि कंप्लेनेंट के घर पे पुलिस नहीं जाती है, कंप्लेनेंट के घर पे पुलिस फोन करके आपको बुला सकती है। नॉर्मली बेवजह पुलिस किसी के घर पे जाती नहीं है, क्योंकि जैसे पुलिस पहुंचती है समाज, सोसाइटी के लोग सोचते हैं कुछ गलत हुआ है, तो नॉर्मली जाती भी नहीं है पुलिस, है ना। तो देखिए, अगर अपराध हुआ है तो ये तो बहुत क्लियर है कि उसको उजागर नहीं किया जाएगा या नाम आपका नहीं उजागर होगा। लेकिन हो सकता है आपके क्लोज रिश्तेदारों के, आपके थाने आने जाने और इन चीजों की वजह से पता चल जाए। इससे भयभीत होकर के आप कंप्लेंट ना करें, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि जिसने अपराध किया है उसको बहुत हिम्मत मिलती है दोबारा आपके साथ उस अपराध को करने के लिए। तो अगर उसने स्टॉकिंग किया होगा तो अगली बार वो मोलेस्टेशन करेगा, अगर उसने मोलेस्टेशन किया होगा और आपने नहीं कंप्लेंट किया तो अगली बार वो रेप करेगा, रेप पे अगर आपने नहीं रोका, आपने कंप्लेंट नहीं किया तो अगली बार वो गैंग रेप करेगा। वो उसका साहस बढ़ता जाएगा। आपको कंप्लेंट करके आपको उसको रोकना ही चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छी बात आपने कही, ये महिलाओं की अपने करेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ऐसा कुछ नहीं है, नैतिकता की बात नहीं। एक बार महिला आयोग की अध्यक्ष जो गिरिजा व्यास थी, उन्होंने कहा भी था कि सब चीज़ों को एक्सीडेंट की तरह लेते हो तो फिर रेप को क्यों नहीं ऐसे लेते हो। सही बात है। ये आपके ऊपर स्कार मारने वाला अपराधी है, आप इस पीड़ित हैं, आप अपराधी नहीं है। तो आपने मोलेस्टेशन, ईव टीजिंग, रेप और यौन शोषण सबको बहुत अच्छे से समझाया। उम्मीद करते हैं दर्शकों को ये बात समझ में आई होगी और महिलाओं को भी ये संबल मिलेगा कि वो गलत को ना सहे। तो इन सब पेचीदा लीगल विषयों को इतने सरलता से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।